मैं महेंद्र कुमार मेश्राम, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र विभाग, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव। आज मैं बीएससी भाग 2 पार्ट 2 के सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यूनिट 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत जो मैंने टॉपिक आज के व्याख्यान के लिए चुना है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड, स्ट्रक्चर एंड हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ ए पिट्यूटरी ग्लैंड। इस डायग्राम में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लोब्स दिखाई दे रहे हैं। पहला है एंटीरियर लोब, दूसरा है पोस्टीरियर लोब, तीसरा है इंटरमीडिएट लोब। इसके बाद इस डायग्राम में शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द पिट्यूटरी विथ हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। इस डायग्राम में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। देन यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स स्मॉल राउंडेड दिखाई दे रहे हैं ये हैरिंग बॉडीज है। उसके नीचे जो स्ट्रक्चर स्टार शेप दिखाई दे रहा है ये पिट्यूसाइट्स कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बट के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कैपिलरी बड कहलाता है। देन उसके नीचे एक ट्यूब या केनाल के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है एंटीरियर लोब, जिसे कि एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। उसके बाजू में जो स्ट्रक्चर्स ट्यूब के समान दिखाई दे रहा है ये आर्टेरियल सप्लाई फ्रॉम सर्किल ऑफ विलिस है। इसके बाद यहाँ पर ये जो लोब दिखाई दे रहा है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये शोइंग करता है द रिलेशनशिप ऑफ पिट्यूटरी विथ हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये रिलेशनशिप ऑफ पिट्यूटरी विथ हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन से क्या संबंध होता है उसको दिखाते हुए दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, फोर ब्रेन में स्थित होती है। यह क्रेनियल कैविटी की फ्लोर के लगभग मध्य में स्फिनाइड बोन की सेला टर्सिका नामक एक ग्रूव में स्थित रहती है। फोर ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट अर्थात डायनसेफलॉन की वेंट्रल वॉल या हाइपोथैलेमस से एक छोटे से स्टॉक के द्वारा जुड़ी रहती है। इस स्टॉक को इन्फंडिबुलम कहते हैं, इसलिए इसे हाइपोथैलेमिक सिस्टम या हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। देखने में यह जो ग्लैंड है वो मटर के दाने के समान लगती है। मनुष्य में यह 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 0.5 सेंटीमीटर ऊंची और भार में लगभग 0.5 से 0.6 ग्राम तक होती है। फीमेल्स में यह कुछ बड़ी और भार में 0.6 से 0.7 ग्राम तक होती है। संरचना एवं कार्य में यह सबसे जटिल एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसे सामान्य रूप से
मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शरीर की सभी मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके नियंत्रण में या कंट्रोल में कार्य करती है। इसकी खोज सर्वप्रथम वॉसेलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोब्स में बटी रहती है। पहला है एंटीरियर लोब और इसको पार्स डिस्टेलिस और एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यह पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन पार्ट्स है, जो एम्ब्रियो के फैरिंग्स की डॉर्सल वॉल से राथकेस पाउच के रूप में विकसित होता है, इसलिए इस लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। दूसरा लोब है पोस्टीरियर लोब, या इसको पार्स नर्वोसा या इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यह पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है, जो इनफंडिबुलम के रूप में होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसका निर्माण नर्वस सिस्टम से होता है, अतः यह भाग नर्वस सेल का बना होता है, जिन्हें पिट्यूसाइट्स कहते हैं। इसके बाद जो एडिनोफाइसिस का पोस्टीरियर पार्ट, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के संपर्क में रहता है, एक अन्य तीसरे लोब में विकसित हो जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटरमीडिएट या मिडिल लोब या पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। अन्य प्राणियों के विपरीत मानव में यह लोब अत्यंत ही कम विकसित होता है, लेकिन एक बहुत ही महीन या पतले एवं निष्क्रिय इनएक्टिव मेम्ब्रेन के रूप में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में उसका जो फर्स्ट लोब एडिनो हाइपोफाइसिस और लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यह पिट्यूटरी ग्लैंड का मुख्य भाग होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का लगभग 3/4 भाग बनाता है। यह कुछ हल्का गुलाबी रंग का होता है और इसके एंटीरियर पार्ट को पार्स ट्यूबेरेलिस और इसके पोस्टीरियर पार्ट को पार्स डेलिस कहते हैं, जो कि एंटीरियर लोब का मेन पार्ट होता है। संक्षेप में, फर्स्ट एंटीरियर पार्ट पार्स ट्यूबेरेलिस और सेकंड पोस्टीरियर जो ब्रॉड पार्ट होता है वो पार्स डिस्टेलिस होता है। पार्स डिस्टेलिस, जो कि एंटीरियर लोब का मेन पार्ट होता है, इस भाग का निर्माण ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स के द्वारा होता है, जो कि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट एसिडोफिल, सेकंड बेसोफिल, थर्ड क्रोमोफिल्स। ये सेल्स एक सर्कुलर चेन के रूप में अरेंज रहती है। इनके बीच बीच में ब्लड कॉर्पसल्स एंड ब्लड साइनोसाइट्स होते हैं। एंटीरियर लोब में ब्लड सप्लाई सर्किल ऑफ विलिस द्वारा होती है। इस सर्किल में ब्लड लाने वाली आर्टरीज इस लोब में प्रवेश करने के पहले कैपिलरीज में विभाजित होकर इस लोब तथा हाइपोथैलेमस दोनों को ब्लड देती है। इसी प्रकार हाइपोथैलेमस से ब्लड लाने वाली वेन किसी अन्य बड़ी वेन में ओपन होने के बजाय इस लोब के डिस्टल पार्ट में जाकर कैपिलरीज में बढ़ जाती है, इसलिए इस वेन को हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। Hormones of adenohypophysis and their function. First, somatotrophic hormone और growth hormone. यह हार्मोन्स 191 एमिनो एसिड का बना साधारण ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, जो कि एंटीरियर लोब की एसिडोफिल सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। इसके प्रोटीन स्वभाव को सर्वप्रथम ली, ल्यू तथा डिक्सन ने सन 1960 में खोजा था। ग्रोथ हार्मोन मंद गति से कार्य करने वाला हार्मोन है। शरीर पर इसका प्रभाव 1 से 2 घंटे से लेकर
कई दिनों बाद दिखाई देता है। यह हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए अत्यंत प्रोटीन सिंथेसिस, यह शरीर में समग्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण प्रेरित करता है। इस प्रकार यह नाइट्रोजन तथा फास्फोरस धारिता को बढ़ाता है। इसके प्रभाव को से ब्लड में एमिनो अम्ल तथा यूरिया की मात्रा कम हो जाती है। पेशी ऊतकों में यह प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देता है। यह हार्मोन कोलेजन संश्लेषण में भी वृद्धि करता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में इस हार्मोन के प्रभाव से डीएनए और आरएनए का संश्लेषण बढ़ जाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, यह हार्मोन एडिपोज टिश्यू से वसा लेकर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में इसे तोड़ता है। इस प्रकार यह ब्लड में फैटी एसिड्स की मात्रा में वृद्धि करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यह हार्मोन टिश्यूज द्वारा ग्लूकोज के उद्ग्रहण तथा उसके उपयोग, अपटेक और यूटिलाइजेशन का इनहिबिशन करके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इस प्रकार यह इंसुलिन हार्मोन्स के प्रतिरोधी का कार्य करता है। लीवर में यह हार्मोन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करके ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ाता है। मिनरल मेटाबॉलिज्म, यह हार्मोन इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। कार्टिलेज में सल्फेट के समावेश को भी प्रोत्साहित करता है। कैल्शियम के अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट और क्लोराइड धारिता भी इस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होती है। प्रोलैक्टिन प्रॉपर्टी, यह हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को लैक्टोजेनेसिस के लिए प्रेरित करता है। थायरोट्रोपिक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन है जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट का बना होता है। चूंकि अल्फा सब यूनिट FSH एंड LH के समान होती है, अतः ऐसा समझा जाता है कि इसकी जैविक विशिष्टता बीटा सब यूनिट के कारण होती है। यह बेसोफिल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ और हार्मोन सिक्रीशन को बढ़ाता है। यह हार्मोन बहुत ही शीघ्रता से कार्य करता है। सिक्रीट होने के कुछ ही मिनटों के अंदर यह थायरॉक्सिन बनने की संपूर्ण स्टेजेस को पूरा करके थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन्स साधारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का कंब्यूशन, फॉस्फोलिपिड्स एंड आरएनए के सिंथेसिस को प्रेरित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बाद में दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। यह हार्मोन 39 एमिनो एसिड्स का बना एक पॉलीपेप्टाइड। यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग में सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के सिंथेसिस और उसके रिलीज को एक्साइट करता है। वास्तव में यह हार्मोन कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नोलॉन में चेंज होने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स तीनों ही प्रकार के हार्मोन्स के सिंथेसिस को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हार्मोन्स गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, जिसे शॉर्ट में GTH कहते हैं। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स ये हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और उनके कार्यों को कंट्रोल करते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जो अल्फा और बीटा चेन से मिलकर बने होते हैं। अल्फा चेन छोटी होती है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये तीनों ही हार्मोन्स में एक जैसी होती है। बीटा चेन 100-120 एमिनो एसिड से बनी होती है और विभिन्न गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स की बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी स्थापित करती है। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह हार्मोन्स गोनेड्स में गैमेटोजेनेसिस को उत्तेजित करते हैं।
मेल में यह टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वृद्धि और स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात स्पर्म के निर्माण को प्रेरित करता है। पुरुषों के टेस्टिस में उपस्थित सेल्स ऑफ सर्टोलाई पर प्रभाव डालकर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी प्रकार फीमेल्स में यह ओवरीज की ग्राफियन फॉलिकल्स की वृद्धि तथा oogenesis को प्रेरित करता है। इसी के साथ यह फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजेंस के सिक्रीशन को उत्तेजित करता है। इसलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को गैमेटोजेनिक फैक्टर हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। फीमेल में यह हार्मोन्स ग्राफियन फॉलिकल्स में मैच्योरेशन ऑफ एग्स, ओवुलेशन, कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के सिक्रीशन को उत्तेजित करता है और यूटेरस की वॉल जिसको कि एंडोमेट्रियम को भी यह व्यवस्थित करता है। मेल में यह हार्मोन्स टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल्स और सेल्स ऑफ लीडिंग को मेल हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजन्स के सिक्रीशन के लिए उत्तेजित करता है और स्पर्म्स के मैच्योरेशन में सहायता करता है। अतः स्पष्ट है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स दोनों मेल और फीमेल गोनेड्स के मैच्योरेशन और क्रियाशीलता के लिए उत्तेजक होते हैं। साथ ही ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी सक्रिय करते हैं। इस प्रकार ये दोनों हार्मोन्स FSH एंड LH प्यूबर्टी अर्थात यौनावस्था के समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु से कुछ 2-3 वर्ष पहले ही सिक्रीट। पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन को सबसे पहले रिडल ने खोजा था। मानव में यह हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसका सिक्रीशन मैमोट्रॉफ क्रोमोफिल सेल्स के द्वारा होता है। यह ओवरीज में कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है और इसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए उत्तेजित करता है। फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान अधिक मात्रा में सिक्रीट होकर मेमरी ग्लैंड्स की वृद्धि को प्रेरित करता है। शिशु के जन्म के बाद लैक्टेशन को उत्तेजित करता है। बर्ड्स में यह नेस्टिंग बिहेवियर तथा प्रजनन काल में उसके क्रॉप मिल्क के सिक्रीशन को उत्तेजित करता है। देन नेक्स्ट हार्मोन है डायबिटोजेनिक हार्मोन। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। यह इंसुलिन के ठीक विपरीत होता है अर्थात ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। देन मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे सबसे पहले इंटरमीडिएट हार्मोन कहते हैं क्योंकि इसका सिक्रीशन मिडिल लोब पार्स इंटरमीडिया से माना जाता था। अन्य प्राणियों में इस कथन को माना जा सकता है, लेकिन मानव में यह सिद्ध हो चुका है कि मिडिल लोब अल्प विकसित तथा निष्क्रिय होता है तथा इस हार्मोन का सिक्रीशन एंटीरियर लोब के डिस्टल पार्ट से होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो 2 प्रकार का होता है, अल्फा MSH, दूसरा बीटा MSH। मानव में बीटा MSH अल्फा MS से करीब 50 गुना अधिक पाया जाता है। अल्फा MSH 13 एमिनो एसिड का बना होता है जबकि बीटा MSH 22 एमिनो एसिड का बना होता है। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स में यह हार्मोन स्किन की मेलेनोफोर सेल्स के कार्य को कंट्रोल करता है। इन कोशिकाओं में मेलानिन पिगमेंट के कणों को फैलाकर यह हार्मोन त्वचा के रंग को गहरा कर देता है। मानव में यह त्वचा में तिल या चकत्तों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोब है वो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब अपेक्षाकृत बहुत छोटा, ठोस और सफेद रंग का होता है। इसकी रचना ग्रंथि जैसे नहीं होती है। यह लोब ब्रांच्ड नर्व सेल का बना होता है जिसे पिट्यूसाइट्स सेल कहते हैं।
वास्तव में इन्फेंटिबुलम के रूप में यह हाइपोथैलेमस का ही एक भाग होता है। हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइफिस एंड देयर फंक्शंस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स और उसके कार्य पर अब चर्चा करेंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस के न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। पहला हार्मोन वैसोप्रेसिन और इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स में न्यूरोफाइसिन फर्स्ट एंड सेकंड नाम प्रोटीन के संयोजन में संचित रहते हैं। न्यूरोफाइसिन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोटीन्स जिनका की अनुभार क्रमशः 19,000 और 21,000 होता है, ये अपने हार्मोन्स के प्रति विशिष्ट होती है। वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन्स एमिनो एसिड्स की बनी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। केवल 2 एमिनो एसिड्स को छोड़कर दोनों ही हार्मोन्स में संरचनात्मक समानता पाई जाती है। वासोप्रेसिन में ऑक्सीटोसिन के आइसोल्यूसिन के स्थान पर फिनाइल एलेनिन और ल्यूसीन के स्थान पर लाइसिन, विशेषकर यह पिग में और अर्जिनिन मानव में पाई जाती है। Then the vasopressin, यह हार्मोन्स अनेक टिश्यूज की ब्लड वेसल्स को सिकुड़कर शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। किडनीज की यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स में जल के पुनः अवशोषण अर्थात वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अतः यह शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। इस कारण इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसके साथ ही यह हार्मोन्स अनस्ट्रिप्ड मसल, यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। इसके फंक्शन इस प्रकार हैं। यह गर्भाशय की दीवार की अरेखित पेशियों को सिकुड़कर प्रसव पीड़ा अर्थात लेबर पेन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायक होता है। शिशु के जन्म के बाद यह हार्मोन्स यूटेरस को सामान्य अवस्था में लाने के लिए, शिशु के लिए दूध निकालने के लिए स्तनों की पेशियों को सिकुड़ने का कार्य करता है। स्त्रियों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अधिक मात्रा में सिक्रीट होकर गर्भाशय की दीवार में संकुचन उत्पन्न करता है। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म सीमेन के साथ आसानी से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच सके, इसमें भी यह हार्मोन सहायक होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस के इन दोनों हार्मोन्स को सम्मिलित रूप से पिट्यूट्रिन हार्मोन्स भी कहते हैं। अब आइए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसे भी जानें। पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब के हार्मोन्स शरीर की वृद्धि, लैंगिक लक्षणों, जनन, विकास एवं सामान्य आचरण का ही नहीं बल्कि अन्य महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स के सिक्रीशन का भी नियंत्रण या कंट्रोल करते हैं। अतः पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को ही वास्तव में शरीर की अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स का प्रमुख माना जाता है। यही कारण है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।